हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम सभी निर्देशांक ज्यामिति कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। तो पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। और मैं आपको फिर से बता दें कि हम अभी राखी सैदत सर के क्लास नोट्स को कवर कर रहे हैं, और ये आपका सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपका मैथ वीक है तो आप बस राखी सैदत सर के नोट्स के हर एक क्वेश्चन को कवर कर ले साथियों, आपका कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो ये आपका अंतिम पार्ट है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको उतना नहीं पढ़ना आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एक पार्ट पहले आ चुका है और ये दूसरा यानी अंतिम पार्ट है, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि ये ऐसा एक लाइन दिया रहेगा, एक लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, और आपको बताना है कि इसका जो छाया बनेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पूछा जाएगा इसका छाया किस ओर बनेगा, ठीक है, किस ओर। कोई भी पॉइंट आपको बताना है, कोई भी पॉइंट लेकर बताना है कि इस ओर बनेगा, ठीक है, ऑरिजिन की तरफ बनेगा, या फिर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर बताना है। क्लियर साथियों। चलिए, तो देखिए इस तरीके का लाइन दिया रहेगा। तो करना क्या साथियों, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये लाइन का फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन का फिगर ड्रॉ करेंगे तो 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो साइन पता होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। अगर इधर a है इधर b है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a बड़ा है b से, और अगर ये साथ में आ गया साथियों तो ये होता है इक्वल टू, ठीक है। मतलब a b से बड़ा तो और कभी कभी बराबर भी होता है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये साइन होता है। क्लियर। तो देखिए लाइन का इक्वेशन दिया 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ये दिया लाइन का इक्वेशन। क्लियर साथियों। तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि इसको 12 के बराबर लिख देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि इसको 12 के बराबर लिख देंगे। अब ये लाइन का ये फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट पर फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। क्लियर, ये हमने कल पढ़ा था। अब देखिए 4x + 3y = 12। अब हमें ये लाइन ड्रॉ करना है साथियों। तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि x = 0 रखेंगे। तो जैसे ही x = 0 रखेगा साथियों तो y = 4 आएगा। तो मतलब कोई y अक्ष पर, ठीक है, पॉजिटिव y पर ये यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, ये होगा 0,4। क्लियर साथियों। चलिए एक पॉइंट तो मिल गया जहाँ पर ये लाइन कट कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो जब इसमें y = 0 पुट करेंगे तो आएगा x का वैल्यू 3 आएगा। तो जब y = 0 पुट किया तो x का वैल्यू देखें कितना आया, 3 आया, 3,0। तो 3,0 देखें यहाँ पर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये दोनों लाइन को आपस में मिला दिया गया। तो ये लाइन तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन बताना आपको इसका इमेज, ठीक है, इसका छाया जो है वो किस तरफ बनेगा। अब ध्यान से समझिएगा किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, अब कोई या तो इधर और या तो इधर कोई भी एक पॉइंट आपको मान लेना है, ठीक है साथियों। अब देखिए इधर आपको दिख रहा है ऑरिजिन इधर दिख रहा है, तो मान लिया 0, 0। तो यहाँ ऑरिजिन आप मान लीजिए, और ऑरिजिन के हिसाब से आपको बताना है कि ये इसका छाया जो है किस तरफ, ऑरिजिन की तरफ बनेगा कि ऑरिजिन की तरफ नहीं बनेगा। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं साथियों वो एकदम आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि जब भी कोई ऐसा सवाल पूछे तो कोई भी एक आपको पर्टिकुलर पॉइंट लेना और वो वाले इक्वेशन में जाके पुट कर देना। आपको क्या करना है कि वो वाले इक्वेशन में जाके आपको पुट कर देना। जैसे यहाँ लिए 0, 0 लिए। अब आपको पता है कि कोई भी पॉइंट को कैसे लिखते हैं, x, y। आप देखिए अगर 0, 0 पॉइंट लिए तो x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 रख दीजिए। तो जब ये इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट किए और y का वैल्यू 0 पुट किए, तो देखिए ये वाला पार्ट भी 0 हो गया और ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब 12 से बड़ा या बराबर होता है क्या, नहीं होता है। तो ये संतुष्ट नहीं करता। आप ध्यान से समझिएगा कि अगर ये सेटिस्फाई कर जाता तो अगर ये सेटिस्फाई करता साथियों तो देखिए ये लाइन के इस तरफ था, तो मतलब इसका छाया इस तरफ बनता। लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं किया साथियों, ये तो सेटिस्फाई किया नहीं। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसके अपोजिट देखिए क्या लिखा है, संतुष्ट नहीं करता, मतलब छाया उस भाग में बनेगा जिसमें ऑरिजिन नहीं होगा। अगर ऑरिजिन की तरफ सेटिस्फाई कर जाता तो छाया इस तरफ बनता, लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि 0 तो 12 से बड़ा होता नहीं है, तो मतलब इसके जस्ट अपोजिट इस तरफ छाया बनेगा साथियों। क्लियर, बहुत आसान सवाल था, आपको बस समझना था। चलिए अब अगला सेम सवाल है, इसको सॉल्व करना है आपको। अगला सेम सवाल है, देखिए समझिएगा। फिर से एक इक्वेशन दे दिया x > -y, ये दिया हुआ है आपको। क्लियर, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है साथियों। इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। x = 0 रखिए, तो x = 0 पर y = 0, ये आ गया। तो मतलब यहां से लाइन तो गुजरेगा, यहां से लाइन गुजरेगा। अब कोई एक और पॉइंट ले लीजिए आप, ठीक है, कोई एक और पॉइंट ले लीजिए, x = कुछ भी रखिए। जब आप x =
जब आप x इक्वल टू -1 रखिएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब इधर पॉइंट हो गया। और जब x इक्वल टू 1 आप रखते हैं, ठीक है, ऐसा भी मन में आ रहा होगा कि x इक्वल टू -1 क्यों पुट करें, 1 पुट करते हैं। तो जब आप साथियों x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो देखिए 1, -1 क्या होता है, यहाँ पर होता है 1, -1 1, क्लियर। तो सिंपल ही करना है, कोई भी दो पॉइंट मिला तो ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ हो गया। अब स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ हो गया, सबसे पहला काम था फिगर बनाना, फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद का जो काम है वो इंपॉर्टेंट है, वो एक इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो छाया बनेगा वो किस भाग में बनेगा। तो देखिए ये है पहला क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, मानिए पहला क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट उठा लिया, 1, 1, 2, 2 ऐसे करके कोई भी पॉइंट उठा लिया। तो मान लिया 1, 1 आसानी होगा। तो अब 1, 1 के हिसाब से बताना है कि ये किस तरफ होगा इसका छाया, क्लियर साथियों। तो 1 पुट करते हैं, तो देखिए x के जगह पर 1 पुट कीजिए और y के जगह पर 1 पुट कीजिए, तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब बताइए -1 से 1 बड़ा है कि नहीं है, तो -1 से 1 बड़ा होता है। तो अगर बड़ा हो गया मतलब ये सेटिस्फाई, ये सत्य हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब जिधर पॉइंट है साथियों छाया भी उधर ही बनेगी। देखिए छाया आपको दिख रहा होगा, इस तरफ छाया बनेगा, क्लियर। तो ये समझ में आ गया। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो आप आपको क्या करना है, सीधा पहले लाइन का ये लाइन ड्रॉ करना, लाइन का फिगर ड्रॉ करना है, क्लियर। उसके बाद कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उठाना है और देखना है कि, और ये पॉइंट को उठा के जाके इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर वो सेटिस्फाई कर गया मतलब उधर ही छाया बनेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करता मतलब इस तरफ छाया बनता। बहुत आसान है, एकदम दिमाग में आप फिट करते जाएं, क्लियर साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है, मैं आपको बता देता हूं, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है। और सवाल कैसे पूछा था कि आपका फिगर दे दिया था साथियों, ठीक है, फिगर आपको दे दिया गया था, इस तरीके से फिगर आपको दिया हुआ था और 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे। देखिए ये फिगर दिया हुआ था और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब आपको बताना इन चारों में से कौन सेटिस्फाई होगा इसमें, ठीक है, कौन, ये जो फिगर है वो किसका इक्वेशन है वो आपको बताना है। चलिए कैसे बताएंगे आप, अगर ऐसा सवाल ऐसा समझिए। देखिए ये आपका इतना क्वेश्चन का पार्ट है, देखिए इतना क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगर माने कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं या फिर आपके एग्जाम में पुनः ये क्वेश्चन आ जाए या फिर ऐसा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, छाया वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो कैसे बनाइएगा आप। तो इससे पहले हमने सॉल्व किया था साथियों कि आपको ये इक्वेशन दिया जा रहा था, ठीक है, ये सब इक्वेशन दिया जा रहा था, आपको फिगर ड्रॉ करना था, बताना था छाया किधर बनेगा, क्लियर। आपको फिगर बताना, ये फिगर ड्रॉ करना था, तो फिगर हम लोग ड्रॉ कर ले रहे थे। अब उल्टा दे दिया, अब फिगर दे दिया और आपसे पूछा है बताइए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, कैसे बनाएंगे इसे। अब ध्यान से समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये फिगर दिया है साथियों, देखिए फिगर किसमें पहला में है और पहला से होकर तीसरा में चला गया, तो मतलब ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट खाली है। तो ये दोनों में से कोई एक पॉइंट आप मान लीजिए, क्लियर साथियों, कोई भी एक पॉइंट आप मान लीजिए। अब देखिए अब हमने माना कि ये क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट होगा। अब आपको पता है ये क्वाड्रेंट में क्या होता है, -x और y होता है। देखिए ये निगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो मतलब इसका कोई भी मान लिया आप। अगर आसान करना चाहते हैं तो -1 1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस है तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा साथियों, माइनस होगा, तो -1 1 एक पॉइंट मान लिया। अब देखना है कि ये देखिए ये था -1, 1 की तरफ छाया बन रहा है, क्लियर, मतलब -1, 1 ये चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक करते हैं, ठीक है साथियों, चेक करते हैं। अब समझिएगा पहला इक्वेशन को उठाए, सॉरी ये पहला ऑप्शन को उठाए, पहला में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यही तो दिया हुआ है। अब जैसे ही x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y पुट करेंगे आप, तो x देखिए क्या था -1, तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y कितना था 1। देखिए ये सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, ये सेटिस्फाई किया, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई किया। लेकिन यहाँ सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करना, यहाँ सिर्फ सेटिस्फाई नहीं कराना साथियों, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कि इस लाइन के बिंदु या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। कहने का मतलब ये लाइन पर कोई भी बिंदु लाई करेगा, कोई भी बिंदु लाई करेगा, ठीक है, कोई भी बिंदु इस पर होगा या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव, क्लियर। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आप पुट कर, देखिए ये x हो गया, ये -y हो गया, ये x हो गया, ये -y हो गया, जबकि यहाँ पर देखिए ये निगेटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस है, ठीक है। तो मतलब इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो -1, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये था पहला क्वाड्रेंट, इसमें ये लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें क्या होगा, दोनों सेमी साइन का होगा, दोनों पॉजिटिव साइन का होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है,
तो कहने का मतलब कि ये लाइन का जो भी इक्वेशन होगा वो दोनों तरफ सेम साइन का होना चाहिए। देखिए ये भी सेम साइन, ये भी सेम साइन, क्लियर, ये भी सेम साइन का साथियों, ये भी सेम साइन का साथियों। अब समझिएगा, अब पहला इक्वेशन हमने उठाया था, वहां देखिए थोड़ा सा एरर हुआ था। पहला इक्वेशन हमने उठाया था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब देखिए x क्या, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये देखिए -1 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा, अब देखिए पहला दूसरा को हमने क्यों उठाया, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों में देखिए सेम साइन है, ठीक है, दोनों में क्या है, सेम साइन है, और ये सेम साइन का एक लाइन था। अब देखिए x और y इसमें भी सेम साइन है, इसको सेटिस्फाई कराते हैं। देखिए x इज लेस देन y, x कितना था -1, लेस देन इक्वल टू y कितना था 1। देखिए ये तो सेटिस्फाई कर गया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया साथियों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं और फाइनली आंसर के पास पहुंचते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लिखा हुआ है, देखिए ये इक्वेशन लिखा हुआ है। बहुत लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इक्वेशन क्या है, कि कोई भी चीज के आगे ये दोनों लाइन क्यों खींचते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसको कहते हैं मॉडुलस। इसको क्या कहते हैं साथियों, मॉडुलस या मॉड भी कहते हैं। और जब भी कोई इक्वेशन के दोनों तरफ मॉड अगर लग जाए तो मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है साथियों, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो अगर लग गया मॉड x मॉड y इक्वल टू 4 तो मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। मतलब x और y का कुछ भी वैल्यू रखे हमेशा 4 ही आएगा। कैसे, देखिए अगर x प्लस वाई भी करे तब भी 4। देखिए साथियों अगर x प्लस वाई करे तब भी 4 आएगा, ठीक है। -x प्लस वाई करे तब भी 4, मतलब x का साइन हमने चेंज कर दिया फिर भी 4। अगर y का साइन चेंज किया फिर भी 4, और अगर दोनों का साइन चेंज कर दिया फिर भी 4। तो ये मॉडुलस होता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव से मतलब हमें होता नहीं है। अब देखिए यहाँ से इसका 4 इक्वेशन आया, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। अब इसके बाद एक ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर, अगर ऐसा कोई सवाल पूछे, अगर ऐसा कोई सवाल पूछा जाए तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे आप, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्लियर। तो सबसे पहले बाई प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला पर आएंगे, क्लियर। अब समझिएगा ये 4 लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये 4 लाइन का इक्वेशन आ गया। अब चारों लाइन को ये इस पे x एक्सिस और y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं साथियों, ठीक है। 4 लाइन आया था, चारों को ड्रॉ करते हैं। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका लाइन क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन होगा कि नहीं होगा। कैसे, पुट करिए, x को 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4, और जब y को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4। देखिए ये लाइन हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप साथियों। तो ये देखिए इस तरीके से 4 लाइन आ जाएगा आपके पास। कितना लाइन आएगा, 4 लाइन आ जाएगा। और आपको इसी के बीच का तो एरिया चाहिए। आपको क्या चाहिए, इसी के बीच का तो एरिया चाहिए। अब देखिए ये है क्या साथियों, ये तो वर्ग बन रहा है, ये तो एक वर्ग बन रहा है, और वर्ग का भुजा कितना है। अब देखिए ये भी था 4 और ये भी है 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4√2 होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट हो गया 4√2, क्लियर। ये वाला पार्ट हो गया आपका 4√2। तो अब देखिए 4√2 वाला एक वर्ग बन रहा है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर, मतलब 32। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप साथियों। अब देखिए ये तो था फंडामेंटल तरीका। अब इतना सारा चीज करने जाएंगे क्या, नहीं। इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कि जब भी कोई ऐसा इक्वेशन दिया रहे मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू k, अगर जब भी कोई ऐसा इक्वेशन दिया रहे तो उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है, वो होता है 2k स्क्वायर। क्या होता है साथियों, 2k स्क्वायर। k क्या, देखिए बाहर का कांस्टेंट टर्म। अब चेक करते हैं, इसमें। अब देखिए ये आपका था मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 4, k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू इक्वल टू 4 है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू के स्क्वायर। 2 इंटू के कितना था 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। तो फाइनली देखिए आंसर कितना गया 32। मैच कराइए, मैच कर गया। तो कितना आसान है, मतलब अगर सारा कॉन्सेप्ट, देखिए ये भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि इसको भूल जाना है, ये भी ध्यान में रखना है, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको समय लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए। बिल्कुल उसी तरीके से साथियों एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी नोट करना है, ठीक है। इसको भी आपको नोट करना है कि देखिए ये तो था, दोनों में मॉड लगा हुआ था। अब दोनों में से किसी अगर एक में मॉड रहे, ठीक है, जैसे x प्लस मॉड वाई या फिर मॉड x प्लस वाई। देखिए एक में मॉड है, इसमें y में मॉड था, इसमें x में मॉड है, ठीक है। तो अगर ऐसा रहे तो उसका क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ k स्क्वायर होता है। क्या होता है उसका क्षेत्रफल साथियों, उसका क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ k स्क्वायर होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ध्यान में रख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है साथियों, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है,
और होता क्या कि बहुत बार जब क्वेश्चन इसमें देखिए लगातार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जब भी पूछे जाते हैं तो बहुत एस्पायरेंट्स को दिक्कत क्या आती है कि उनको फॉर्मूला याद नहीं होता, और अगर फॉर्मूला याद भी होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कहीं पर एक्स वाई ये सब में कंफ्यूजन रहता है। क्लियर? चलिए अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करेंगे आप, ठीक है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल ये सब पर पूछे जाते हैं। आप समझिए अगला फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस का, अगला क्या साथियों वो डिस्टेंस का है कि अगर कोई भी दो बिंदु दिया रहे, जैसे ये एक पहला बिंदु है ए, इसका दिया है x1 y1, दूसरा बिंदु है बी, दिया है x2 y2। अब दोनों के बीच में अगर क्वेश्चन बोले कि बताइए दोनों के बीच में दूरी, मतलब ए बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये वाला पार्ट ध्यान में रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, पहले y को घटाएंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जो जो मिल रहा है सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इतना सवाल पूछा गया कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए क्या है फॉर्मूला कि अगर एक त्रिभुज है उसका तीनों शीर्ष दिया है, तीनों शीर्ष दिया है, देखिए ए बी सी तीन शीर्ष था, इसका 3 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, तीनों का दे दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है। अब बताना इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, अब क्या बताना है त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो अगर त्रिभुज का एरिया बताना है साथियों तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्या है ये, हाफ, सबसे पहले आपको याद रखना है हाफ, ठीक है, हाफ इंटू मॉडुलस में जाएगा, मतलब अगर अंदर में निगेटिव भी आता है तो बाहर में आके पॉजिटिव होगा। क्लियर? अगर अंदर में निगेटिव भी आ जाता है कुछ तो बाहर आके क्या हो जाएगा साथियों, बाहर में पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये मॉडुलस हो गया। अंदर में देखिए क्या है x1, पहले x1 को उठाए, तो अगर x1 को उठाए तो बाकी दोनों का y को उठा लीजिए, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब ये तो हो गया। अब ऐसा भी पूछा जाता है कि कोई भी अगर त्रिभुज है इसका तीनों शीर्ष दिया हुआ है तो इसका केंद्रक का शीर्ष बताइए, इसका जो भी बीच में सेंटर होगा केंद्रक होगा, इसका शीर्ष बताइए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि तीनों का यक्स का कोएफिशिएंट का एडिशन, ठीक है, बाई 3। देखिए क्या होगा x1 प्लस x2 x3 बाई 3, तो ये यक्स के जगह पर आ गया, ठीक है। देखिए शीर्ष क्या होगा यक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो यक्स के फॉर्म में यक्स का औसत, देखिए यक्स का तीनों अथी का औसत, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कर दिए। अब y के जगह पर y का उसी तरीके से करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देखिए कितना आसान है, और ऐसा पूछा जाता है तो बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा फॉर्मूला एकदम रट जाना है, याद करना है। चलिए अगला एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, कि अगर कोई भी 2 पॉइंट दिया है, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है साथियों, आपको यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है a x1 y1, एक पॉइंट है b x2 y2। अब आपको पूछा गया बताइए उसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट देखिए कोई भी अगर पॉइंट पूछे तो x, y के फॉर्म में होगा, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो x कोएफिशिएंट का औसत, ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये x के जगह पर हो गया। y के जगह पर क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर एक बार आप समझ गए इसे तो आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस पर पूछा जाए तो आप बना दीजिएगा। क्लियर? चलिए इसको भी नोट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी नोट करें जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। और जैसा कि आपको पता है कि मैं सॉल्व कैसे करवाता हूं आपको, ठीक है, सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन इरेज कर देता हूं और आपको सॉल्व करना है इसको। जल्दी से आप एक बार सॉल्व करें, फिर मैं फाइनली बताऊंगा। देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज है, इसका चौथा शीर्ष बताना है, ठीक है, और इसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है। देखिए एक समचतुर्भुज था, इस तरीके से समचतुर्भुज था साथियों, ठीक है, ये दिया हुआ, इसका 3 पॉइंट देखिए दिया हुआ, पहला पॉइंट है 2, -7, 2, -7, 3, 4 और -2, 3, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है इसमें। क्लियर? चौथा पॉइंट को हमने मान लिया x1 y1, कुछ भी मान सकते हैं, तो मान लिया। अब बताना ये पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये पॉइंट कैसे पहुंचेंगे, यहां तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ये बताना है आपको। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए बहुत आसान सवाल था ना। देखिए अभी जो आपको प्रॉपर्टीज बताया गया था बस वही सारा प्रॉपर्टीज का यूज करना है आपको, उसके बाद आंसर तक पहुंचना है। क्लियर?
चलिए देखते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी से भी बन गया होगा, बहुत आसान सवाल था। देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझिएगा इसको। अब देखिए बाई प्रोसेस चलते हैं, प्रोसेस बाई प्रोसेस चलते हैं। देखिए सबसे पहले एक काम करना है यहाँ पर साथियों कि देखिए 3 पॉइंट आपको दिया हुआ था, ये तीनों पॉइंट दिया हुआ था, हमें पहुंचना है यहाँ तक। अब कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसका एक तो ये तरीका कि समचतुर्भुज है, मतलब इसका जो भी विकर्ण होगा तो इसका जहां पर विकर्ण ये जहां मिलेगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को एकदम आधा आधा पार्ट में बांटेगा, मतलब ये मिड पॉइंट होगा दोनों विकर्ण का। तो ये दोनों विकर्ण का मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी। तो सबसे पहले काम करते हैं कि ये वाला पॉइंट निकालते हैं। ये पॉइंट कैसे निकलेगा? देखिए ये x के जगह पर 2 लिखा हुआ, ये x के जगह पर कितना लिखा हुआ है? -2। तो सबसे पहले x के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 - 2। क्या लिखेंगे? 2 - 2/2। तो ये कितना हो जाएगा? पहला x के जगह पर कितना आ जाएगा? 2 - 2/2। जैसे ही लिखेंगे 2 - 2 0 हो जाएगा। तो x के जगह पर क्या आ गया? 0 आ गया। और y के जगह क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर -7 है, यहाँ पर कितना है? 3। तो -7 + 3, ठीक है। -7 + 3 कितना हो जाएगा? -4। अब यहाँ पर हो जाएगा -4 और नीचे में कितना लाना है? 2। तो -4/2 कितना हो जाएगा? -2। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0,2। क्या पॉइंट आ गया? 0,2, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है 0,2। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम, सॉरी 0,-2 यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया। तो अब देखिए ये पॉइंट आ गया। अब देखिए ये लाइन में देखिए ये वाला लाइन, ये वाला विकर्ण आप देखिएगा, ठीक है। ये विकर्ण, इसमें भी तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा साथियों कि अगर ये दोनों पॉइंट दिया रहता तो मिड पॉइंट हमारे पास यही वाला आता। अब देखिए ये दोनों पॉइंट नहीं दिया है, एक पॉइंट दिया है और एक ये मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, क्लियर। तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0 का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो x1 + 3, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, x1 + 3/2 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना आ गया? -3। उसी तरीके से करेंगे y1, तो क्या होगा? 4 + y1, ठीक है। y1 + 4/2 बराबर फाइनली कितना आएगा? -2। तो y1 + 4/2 इक्वल टू कितना आ गया? -2। तो यहाँ से y1 का वैल्यू कितना आ गया? -8, क्लियर। तो अब x1 के जगह पर -3 आया, y1 के जगह -8 आया, तो इसका क्या हो जाएगा पॉइंट? -3, -8। ये आपका क्या हो गया? डायरेक्टली आंसर आ गया। तो जब भी पूछा ऐसा सवाल आप बना दीजिएगा, क्लियर। चलिए अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये है कि जब मिड पॉइंट पर कट नहीं करे, लेकिन कोई भी 2 पार्ट में जब वो डिवीजन ये आपस में बांटे, इसमें साथियों कि जब भी देखिए ये 2 बराबर भागों में नहीं बांट रहा है, ये एक लाइन था, इसको एक पॉइंट ये है, ठीक है। ये इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट रहा, बल्कि 2 अलग अलग भागों में बांट रहा है। तो इसको कुछ मान लिए, ठीक है। बहुत जगह पर, बहुत बुक में m/1 में बांटा रहता है, ठीक है। बहुत जगह पर देखिए यहाँ k/1 में बांट कर बनाया गया। कुछ भी आप मान सकते हैं, फॉर्मूला वही है, कॉन्सेप्ट वही है, क्लियर। अब समझते हैं ये अगर k/1 में बांटा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको तरीका बताने वाला हूं, ठीक है। ये यहां तक पहुंचने का डायरेक्ट तरीका बताने वाला हूं कि अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो डायरेक्ट कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले तो याद कर सकते हैं इसको, जो थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, यहां तक पहुंचने के लिए आपको यह करना है कि सबसे पहले ये वाला उठाएंगे, ठीक है। यहां से उठाएंगे ये वाला पार्ट। सबसे पहले y से शुरुआत करेंगे। देखिए y से यहां से शुरुआत की तो 1 है, तो 1,x1 में जाएंगे, ठीक है। 1,x1 में जाएंगे तो यहां देखिए 1,x1 कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ x1। तो लिख देंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ x1 यहां लिख देंगे, ठीक है। तो यहां हमने लिख दिया x1 प्लस, अब उसके बाद ये वाला पार्ट उठाएंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। देखिए हमेशा रिवर्स जाना है, ये उठाए तो इधर के साथ, ये उठाए तो उधर के साथ। अब ये उठाए तो उधर जाइए, kx2, तो इधर क्या लिख दिए? kx2, ठीक है, अपॉन, अब दोनों का योग k और 1 था तो k + 1, क्लियर। इधर था x1, इधर क्या था? इधर ये k था तो k के साथ x2 गया, ये 1 था तो ये x1 गया, तो x1 + kx2 अपॉन k + 1, तो ये पहला आ गया। दूसरा क्या करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से y के साथ जाएंगे, पहले 1 उठाइए, y के साथ जाइए, तो 1 × y1, तो y1 हो गया, प्लस k × y2, ky2 अपॉन k + 1। तो ये इसका डायरेक्ट हो गया कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है साथियों तो ये इसका डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा सवाल है कि ये एक लाइन आपको दिया है, ठीक है। एक लाइन दिया है जो 2 पॉइंट से मिलाकर एक लाइन बन रहा है, क्या -3,7 और एक है 7,5। ये 2 लाइन है साथियों। देखिए ये 2 लाइन आपका दिया हुआ था। अब आपको बताना, देखिए किसके बीच में कहीं ना कहीं y एक्सिस कट करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं y एक्सिस कट करेगा। तो आपको बताना y एक्सिस कहीं भी कट किया तो वो किस रेशियो में कट किया, ठीक है। ये PQ को किस रेशियो में कट किया।
वो आपको बताना है, आपको रेशियो बताना है। क्लियर? बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले मैं आपको समय देता हूं, एक बार ट्राई करें, आप एक बार ट्राई करें साथियों, फिर मैं बताऊंगा आपको ये सवाल। चलिए समझिएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। आई होप आप सभी से भी बन गया होगा ये, और जिनसे नहीं बना, ठीक है, वो ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ट्राई किया, देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। देखिए इस तरीके से मैं इसे फिर से लिखता हूं, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया एक पॉइंट। अब देखिए बीच में हमने मान लिया कि ये k/1 में आपस में डिवाइड करता है, ठीक है, k/1 में बांटता है, समझिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए यहां से 1 उठाइए, 1 × x1, तो यहां कितना हो गया -3, तो यहां हमने लिख दिया -3। क्लियर? यहां हमने लिख दिया -3, देखिए दिख रहा होगा -3। अब k को उठाए गए 7 के साथ, तो 7k अपॉन k+1, ये हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे y के साथ, तो 1 उठाए गए y के साथ, y1 कितना था, यहाँ पर 7 था, तो 7 हो गया, प्लस k उठाए गए इधर 5 के साथ, तो 5k अपॉन k+1, बिल्कुल उसी तरीके से किए। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। क्लियर? समझिएगा, 2 पॉइंट आ गया साथियों। अब ऐसा समझिए, अब इसको इस तरीके से समझिए कि ये y एक्सिस पर कट करेगा, ठीक है। अब कोई भी लाइन अगर देखिए ये x है, ये y है, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस पर कट करेगा तो उस पॉइंट पर x का वैल्यू कितना होगा? उस पॉइंट पर x का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ये x के जगह पर तो 0 आ गया, कंफर्म। ये x के जगह पर कितना आ गया साथियों? 0 आ गया। अब x के जगह पर यहाँ पर 0 आ गया, तो आप समझिएगा, तो यहाँ x वाला ये पॉइंट था, ये वाला लाइन था, तो इसको 0 के बराबर हम कर दिए। तो -3 + 7k बटा k+1 ये था, इसको 0 के बराबर कर दिए। क्यों? आपको बताया गया था y एक्सिस पर x 0 होता है, तो ये वाला पार्ट जाके 0 हो गया। तो यहाँ से k का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया? 3/7। कैसे? देखिए -3 को सबसे पहले उधर भेजे 3, और 7 को जाके नीचे से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया? 3/7, और हम शुरुआत में माना थे k/1 में, ठीक है। अब देखिए जब आपको बताया था k/1, तो बहुत के मन में ये भी सवाल आया होगा कि हमेशा रेशियो 1 थोड़े होगा, दोनों तरफ तो रेशियो 1 नहीं होगा साथियों। तो यहां भी देखिए आपको वो आंसर का जवाब यहां पर मिल जाएगा कि यहां पर हमेशा इधर 1 नहीं होता, लेकिन 1 मानने से आसानी कैसे होता है। अब देखिए k का वैल्यू 3/7 आया, ठीक है, 3/7 आया, इधर तो 1 था, देखिए 3/7 रेशियो 1। अब इसको लिख सकते हैं क्या? 7 को इधर भेज दीजिए, तो ये कितना होगा? 3/7। कोई दिक्कत? तो फाइनली हम पहुंच गए आंसर के पास, और आपका आंसर कितना होगा? 3/7। तो ऐसा सवाल जब भी पूछे आप बना दीजिएगा, समझ गए होंगे। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्लोप। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे मतलब समझिए कि हर एसएससी के एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये इसका फेवरेट पार्ट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट से अगर क्वेश्चन उठाना होता है तो सबसे पहले ये पार्ट पर उसका फोकस जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझते हैं स्लोप क्या है, ठीक है। स्लोप का हिंदी होता है ढलान, ठीक है, प्रवणता भी इसको बोलते हैं, इसको ढलान बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी एक ऐसा समझ सकते हैं कि एक इस तरीके से लाइन है, इसका ढलान क्या है, ठीक है, इसका ढलान क्या है। या फिर इस तरीके से देखिए सबका ढलान चेंज हो रहा है, इस तरीके से देखिए ढलान धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये हो रहा है, तो सबका ढलान, स्लोप मतलब वही होता है साथियों, ढलान, ठीक है। तो समझते हैं स्लोप क्या है, स्लोप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको कि कोई भी लाइन का स्लोप पूछा जाएगा, कोई भी लाइन का पूछा जाएगा, तो वो लाइन, ठीक है, वो लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, देखिए ये हो गया पॉजिटिव, लाइन के इधर होता है पॉजिटिव, वो लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बनाएगा वही होगा क्या? tan थीटा उसका स्लोप होगा, m = tan थीटा। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि उसका स्लोप क्या होता है साथियों, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। थीटा क्या? थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, देखिए इधर से थीटा नहीं लेंगे हम, ये थीटा नहीं लेंगे, ये थीटा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो निगेटिव हो गया था, ये तो निगेटिव था, हम लेना है पॉजिटिव के साथ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला थीटा। क्लियर? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ थीटा, तो वो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा होता है स्लोप। और एक बात ध्यान रखना है कि यम को स्लोप से डिनोट करते हैं, ठीक है, यम को स्लोप से डिनोट करते हैं। तो यहां से सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया, यम = tan थीटा। क्या फॉर्मूला आ गया? यम = tan थीटा। बहुत ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा कि थीटा का ये वैल्यू दिया, बताइए स्लोप का वैल्यू, tan थीटा लगाइए, आंसर पाइए, ठीक है। अब देखिए और स्लोप किस तरीके से निकाला जा सकता है कि जब थीटा नहीं दिया रहा और वो लाइन का 2 पॉइंट दिया रहे, ठीक है, वो लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट, जैसे x1 y1 x2 y2 ऐसे 2 पॉइंट दिया रहे, तब स्लोप आप कैसे बताइएगा?
ठीक है, स्लोप को यम से हम लोग डिनोट करते हैं, तब स्लोप इस तरीके से बताएंगे साथियों कि यम का डायरेक्ट वैल्यू यहां से होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होगा डायरेक्ट स्लोप का फॉर्मूला। फिर से रिपीट करते हैं कि जब भी कोई लाइन का स्लोप आपको निकालना रहे और थीटा दिया रहे तो क्या हो जाएगा स्लोप उसका tan थीटा, और जब थीटा नहीं दिया रहे, ठीक है, जब थीटा नहीं दिया रहे, 2 पॉइंट दिया रहे, ठीक है, जब 2 पॉइंट दिया रहे तब क्या करेंगे, तब x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट दिया रहे, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर साथियों, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब अगर कोई लाइन का इक्वेशन दे दे, अब कोई लाइन का इक्वेशन दे दे, जैसे देखिए यहाँ पर पहला था थीटा दिया रहे, दूसरा था कि दूसरा क्या था, दूसरा पॉइंट दिया रहे, तीसरा अगर सीधा सीधा लाइन का इक्वेशन देते, ठीक है, जैसा कुछ भी ऐसा एक लाइन का इक्वेशन दे दिया, एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि कोई आपको एक लाइन का इक्वेशन दे दिया 4x + 3y = 12, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, अब आपको बताना है इसका स्लोप क्या होगा। तो ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, y = mx + c, क्या ध्यान रखना है, y = mx + c। आपको जो भी लाइन का इक्वेशन दिया है आपको इस फॉर्म में लाना है, क्या लाना है, इस फॉर्म में लाना है। कैसे पहुंचेंगे यहां तक, कैसे पहुंचेंगे यहां तक, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि y को इधर एक तरफ अलग छोड़ना है, ठीक है, y को अलग छोड़ना है और बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना है। और जब y एक तरफ अलग छूट जाए और बाकी सब कुछ दूसरे तरफ चला जाए तो x का जो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, समझिएगा, x का जो कोएफिशिएंट होगा साथियों, देखिए m, वही उसका स्लोप होगा। समझिएगा कि ये देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये आपका लाइन दिया है 4x + 3y = 12, अब इसका स्लोप निकालना है तो सबसे पहले y को एक तरफ करेंगे, तो ये हो गया आपका 3y = ये इसको इधर भेजिए तो हो गया -4x + 12। अब देखिए यहाँ आपको बोला गया था y को अकेले छोड़ना है, तो y को अकेले छोड़िए, 3 को नीचे भेजिए, तो -y/3, ठीक है, -4/3 इंटू x + 12/3, इस तरीके से होगा, 3 दोनों तरफ बट गया जाके। अब देखिए x के साथ क्या है, तो x के साथ -4/3 है, तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा, -4/3। आपको समझ में आ गया होगा कि x का जो कोएफिशिएंट होता है वही क्या होता है, वही आपका स्लोप होता है। तो स्लोप हम लोग 3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो तीनों तरीका मैंने आपको बता दिया है अभी। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि ये आपका लाइन दिया है, आपको बताना है इसका स्लोप क्या होगा, डायरेक्ट बताना है इसका स्लोप क्या होगा। और स्लोप क्या बताना है आपको, थीटा का वैल्यू बताना है, आपको बताना है थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहां पर 2 कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, यहां पर 2 कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है साथियों, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि इसका स्लोप निकालिए, और जो स्लोप आएगा वो क्या tan थीटा के बराबर भी होगा, ठीक है। देखिए कैसे ये ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए ये था √3y - 3x = 5, ये इक्वेशन दिया हुआ था। अब y को एक तरफ छोड़ते हैं, बाकी सबको दूसरा तरफ ले जाते हैं, तो इधर बच गया √3y, इधर कितना हो गया 3x, ये माइनस था उधर गया तो +3x + 5। क्लियर। अब √3 को नीचे भेजते हैं, तो y इधर y बच गया, √3 को नीचे भेजा तो 3/√3 और 5/√3। क्लियर। तो 3/√3 कितना हो जाएगा, 3/√3 कितना होगा, तो √3 से एक √3 कैंसिल होगा तो ऊपर √3 बचेगा। क्लियर। तो ये आपका इक्वेशन यहां से आ गया y = √3x + 5/√3। अब देखिए x के साथ है क्या √3, तो आपका स्लोप कितना हो गया, आपका m का वैल्यू आ गया, आपका m का वैल्यू आ गया √3। और आपको पता है साथियों कि m का वैल्यू tan थीटा के बराबर भी तो होता है, ठीक है, m तो tan थीटा के बराबर भी होता है, तो यहां से बराबर कर दिए tan थीटा बराबर √3, तो यहां से आप बराबर करेंगे tan थीटा बराबर √3, ठीक है, तो यहां से थीटा का डायरेक्ट वैल्यू कितना आएगा, थीटा कितना पर √3 लेता है tan 60 पर। तो देखिए इस तरीके से 2 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, पहला यहां से स्लोप निकाले, उसके बाद tan थीटा के बराबर कर दिए, तो फाइनली हम आंसर के पास पहुंच गए। क्लियर साथियों, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब स्लोप के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट समझते हैं हम लोग, ठीक है, जो स्लोप क्या होता है और उससे रिलेटेड और कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि ये सब डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है कि कोई भी 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपस में कट कर रहा है, तो पूछेगा कि उसके बीच का थीटा बताइए, ऐसा पूछेगा कि उसके बीच का थीटा बताइए, और दोनों का स्लोप आपको दिया रहेगा। अगर स्लोप नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, दोनों का इक्वेशन तो दिया रहेगा, दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करके स्लोप निकालेंगे, और जब दोनों का स्लोप निकल गया, माने इसका m1 स्लोप है, इसका m2 स्लोप है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि tan थीटा = मॉड ऑफ, अभी मैंने बताया था मॉड क्या होता है, अगर अंदर निगेटिव भी आए तो बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। अब बहुत लोगों के मन में होगा कि m1 और m2 कैसे पहचानेंगे, तो आप जिसको मन करे उसको m1 लीजिए, जिसको मन करे आप जिसको m2 लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अंदर निगेटिव आएगा, तो बाहर में मॉडुलस भी तो लगा दिया गया है, ठीक है, बाहर में मॉडुलस भी तो लगाया, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो क्लियर हो गया होगा। कोई भी इसका स्लोप माइनस इसका स्लोप करें, ठीक है,
और अपॉन क्या करते हैं, अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर साथियों। अब साथ ही साथ ये तो दोनों इंटरसेक्ट कर गया, एक और कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर दोनों पैरेलल हो जाए, तो अगर दोनों पैरेलल होगा मतलब लाइन 1 इक्वल टू लाइन 2, लाइन 1 पैरेलल लाइन 2, अगर ये हो जाए तब इसका कंडीशन क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे पूछा था मैं आपको याद दिलाता हूं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है साथियों, आपसे पूछा गया था कि आप दिया क्या हुआ था कि दो लाइन दिया था बराबर, डायरेक्ट दिया था कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, बराबर ये पैरेलल है आपस में, लाइन 1 लाइन 2 आपस में पैरेलल है, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज लेस देन m2, ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया हुआ था। क्लियर साथियों। तो बताइए जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो जाए तो उसका स्लोप भी डायरेक्ट आपको याद रखना है कि उसका स्लोप भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये ऐसा जब भी सवाल आपसे पूछे तो बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा साथियों उस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, चलिए ये आपको सॉल्व करना है। अभी फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, फिर मैं बताऊंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पर दो लाइन आपको दिया हुआ और दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करना है। दो फॉर्मूला दिया है साथियों, दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करना। चलिए मैंने सॉल्यूशन को इरेज कर दिया, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप, जल्दी से इसका आंसर बताइए। फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा m1 माइनस m2, ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला लगाइए। m1 m2 क्या है, दोनों का स्लोप है, दोनों का स्लोप यहां से फाइंड कीजिए, ठीक है। y को एक तरफ छोड़िए, उधर ले जाइए, और x का जो कोएफिशिएंट है वही क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी। चलिए ये फॉर्मूला था साथियों, तो आई होप आप सभी से बना होगा, ठीक है। अब देखिए देखते हैं कैसे इसको एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसा सवाल जब भी पूछा जाए तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे। तो ये लाइन दिया था x माइनस वाई रूट 3 इक्वल टू 5, तो y को एक तरफ करें। तो एक काम करते हैं कि ये y को इधर भेजते हैं और 5 को इधर लाते हैं, तो y इधर पॉजिटिव में जाएगा, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि y रूट 3 बराबर इधर कितना बचेगा x, और 5 इधर आएगा तो माइनस 5, तो इधर बच गया x माइनस 5। अब रूट 3 को नीचे भेजिए क्योंकि y को अकेला छोड़ना है हमें, तो रूट 3 को हमने भेज दिया नीचे, तो यहाँ कितना बच गया x अपॉन रूट 3। तो मतलब x का कोएफिशिएंट कितना होगा साथियों, 1 अपॉन रूट 3, तो इसको कुछ मान लीजिए 1 अपॉन रूट 3। क्लियर, इसको कुछ हमने मान लिया 1 अपॉन रूट 3, तो पहला स्लोप आ गया। अब दूसरा लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो फिर से उसी तरीके से लिखेंगे। देखिए रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, अब y को इधर छोड़िए, उधर कितना गया माइनस रूट 3x, तो इसका ये दूसरा स्लोप कितना गया माइनस रूट 3। किसी को भी m1 मान लीजिए, किसी को भी m2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, तो इसको m1 माना, इसको m2 मान लिया, तो रूट माइनस रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3 आ गया। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2, ठीक है। तो m1 कितना था माइनस रूट 3, तो ये हो गया माइनस रूट 3। अब माइनस का 1 अपॉन रूट 3, ये कितना था 1 अपॉन रूट 3, तो माइनस कर दिए अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या देखिए, रूट 3 में से रूट 3 कैंसिल हो गया, और 1 यहाँ से कितना गया 1 माइनस 1, देखिए ये 1 माइनस 1 कितना हो गया, नीचे में 0 आ गया। और अगर कोई चीज नीचे में 0 आ गया तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर ये देखिए नीचे 0 तो टोटल कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, और tan थीटा बराबर इनफाइनाइट, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों 90। आपको पता है कि tan 90 बराबर क्या होता है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। क्लियर, तो देखिए कितना आसान सवाल था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी अगर बोले कि दो लाइन के बीच में, ठीक है, जब भी बोले कि दो लाइन के बीच में लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो लाइन के बीच में, ठीक है, दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी अगर ज्ञात करना है, एक लाइन दिया हुआ है ये वाला लाइन, दूसरा लाइन ये दिया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। लंबवत दूरी बराबर मॉडुलस ऑफ दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है उसको घटाएंगे c1 माइनस c2 अपॉन, ये देखिए ये a था और ये b था। क्लियर, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर, इसका क्या हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए लंबवत दूरी है,
ये देखिए ये लंबवत दूरी पूछा गया, मतलब दोनों लाइन हमेशा जरूर पैरेलल होगा, ठीक है। अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं तो लंबवत दूरी तो होगा ही नहीं, क्लियर। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, मतलब ऐसा समझिए कि इस तरीके से, तो इसका लंबवत दूरी कैसे लेंगे। अब देखिए यहाँ अगर इसमें परपेंडिकुलर तो बना दिया, तो इसमें जाकर परपेंडिकुलर होगा क्या, यहाँ तो एंगल बड़ा हो जाएगा, तो मतलब दोनों का परपेंडिकुलर होना जरूरी है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, क्लियर साथियों। तो इसका ये अगर ऐसा कोई भी सवाल पूछा है तो बना दीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, इंपॉर्टेंट है ये। अब आइए इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं। देखिए फॉर्मूला आपके सामने ही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर बताना है कि एक लाइन दिया है 4x + 3y = 16 और दूसरा लाइन दिया है 8x + 6y = 18। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला लगाइए और आंसर इसका जल्दी से बताइए। लंबवत दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, लंबवत दूरी का आंसर क्या होगा सर, जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों। देखिए होता क्या है कि जब भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो होता क्या है, बहुत सारे लोगों का ये सब फॉर्मूला रिवीजन नहीं होता है, ठीक है, रिवीजन नहीं होता है। तो आपको एक काम करना है कि अभी तो आप पढ़ लिए, इसको बाद में छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको समय समय पर रिवीजन करते रहना है, ठीक है। इसको समय समय पर रिवीजन करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हमेशा समय समय पर कोशिश रहेगी कि बहुत सारे हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आपके बीच में लाता रहूं, ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहे, क्लियर साथियों। चलिए इसका आंसर आ गया होगा आप लोगों से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये देखिए आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि यहाँ देखिए दोनों का कोएफिशिएंट बराबर था और यहाँ पर है 4x 3y, यहाँ 8x 6y। तो पहले इसको करेंगे बराबर। तो ये 4x है, तो एक काम करते हैं टोटल में 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। टोटल में 2 से डिवीजन करते हैं। तो देखिए 2 इधर चल गया, तो इधर यहाँ इसका दूसरा लाइन कितना हो गया 4x + 3y = कितना हुआ 9। तो ये हो गया। अब देखिए फॉर्मूला लगाना लंबवत दूरी का, c1 - c2, ये था 16, ये था 9। तो यहाँ ऊपर में कितना आ गया, 16 में से 9 गया तो कितना हो गया, ऊपर में आ गया 7 बटा a² + b²। तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, √25 मतलब 5। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 7/5। इसका आंसर कितना आ गया साथियों 7/5। इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, क्लियर। तो ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बना दीजिएगा ये फॉर्मूला का यूज करके। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले फिर से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने लंबवत दूरी का एक फॉर्मूला पढ़ा, वो 2 लाइन के बीच में था, ठीक है। 2 लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। अब देखिए ये है कि एक लाइन है और एक पॉइंट है। देखिए ये दोनों लाइन था, ये एक लाइन है और एक पॉइंट है। आपको दिख रहा होगा ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है और एक यहाँ पॉइंट है, इसका दिया है x1 y1। अब इसके बीच में बताना है, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। अब क्या बताना है, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर ऐसा कोई सवाल पूछा जाए तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये लंबवत दूरी का मॉडुलस ऑफ ax1, ठीक है, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए ऊपर में भी ये था, नीचे में, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूला जो था उसमें भी जो नीचे था साथियों बेस में था वो भी यही था √a² + b²। ये क्लियर। अब देखिए ऊपर में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ऊपर में क्या चेंज हुआ है कि ऊपर में ये लाइन आपको लिखना है, ऊपर में ये लाइन लिखना है, लेकिन इसमें x के जगह पर ये वाला पॉइंट और y के जगह पर ये वाला पॉइंट लिखना है, क्लियर साथियों। देखिए इसमें यही पॉइंट लिखना है, लेकिन x के जगह पर ये पॉइंट और x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1 लिखना है। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें और इससे रिलेटेड अभी सवाल करने वाले हैं हम लोग। चलिए आ जाइए सवाल पर। ये सवाल आपके पास कि कोई बिंदु है -3,2 और एक लाइन दिया है 3x + 4y = 16। इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए साथियों इसका आंसर बताएं आप जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। जल्दी से इसका आंसर बताएं आप। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए दिया कोई एक बिंदु है, क्या दिया, कोई एक बिंदु है और एक लाइन का इक्वेशन दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस ऑफ ax1, a कितना, देखिए a का वैल्यू 3 है, 3 × x1 कितना है -3, तो 3 × -3 कितना होगा -9, क्लियर। तो ये हमने लिख दिया -9। इसके बाद देखिए, इसके बाद है by1, b कितना है देखिए 4 और y1 कितना है 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8,
ठीक है, प्लस सी देखिए क्या है, सी यहाँ 16 हो गया, समझिएगा साथियों, सी कितना हो गया 16, तो यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर कितना कर दें 16 कर दें अपॉन, ठीक है, यहाँ नीचे चला गया, नीचे यहाँ पर कितना हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए का वैल्यू 3 था और बी का वैल्यू 4 था, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 25, मतलब बाहर कितना गया 5, ये क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 8 में से 9 गया, ठीक है, 8 में से 9 गया तो माइनस का 1 और माइनस का 1 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, तो इसका वैल्यू कितना गया 15/5, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप कितना बताएगा 3, मतलब इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका दूरी कितना था साथियों 3 था, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, देखिए आंसर इसका कितना आ गया 3 आ गया, क्लियर। तो साथियों एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो समझिएगा, जो आपके ये नोट्स में छूटा हुआ है, आपका नोट्स में छूटा हुआ है, लेकिन जितना भी कॉन्सेप्ट है हमारी यही कोशिश रहती है कि सारा कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। नोट्स में भी कंप्लीट चीज होता नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट छूटा रहता है। वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बहुत छोटा सा चीज है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप अगर m1 है, दूसरा का स्लोप अगर m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर करें, ठीक है, m1 इंटू m2, तो दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो ये इसका वैल्यू -1 आता है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों -1, क्लियर। अगर दोनों का प्रोडक्ट करें तो कितना आ जाएगा -1, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें आप कि अगर दो लाइन है, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा, या फिर इसका रिवर्स भी जा सकते हैं कि अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया तो मतलब दोनों लाइन क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्लियर साथियों। चलिए, तो ये आपका साथियों ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुका है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी सवाल थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, ठीक है। अब इसके आगे क्या स्टार्ट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, क्या करने वाले हैं। और अगर अच्छा लगे, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, ठीक है, इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है साथियों, अगर अच्छा लगे तब, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।